हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जो आपके लिए एसएससी जीडी की सफल बैच की सीरीज़ चल रही थी, आज हम फिर एक नई क्लास के साथ में हाजिर हो गए हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला पॉलिटी में हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को लेकर के। ठीक है, तो आप सभी लोग आ जाइए, क्लास का आनंद उठाएं, नींद से जाग कर आ जाइए और क्लास का आनंद उठाएं। और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में हम लोग आज की क्लास का टॉपिक जो शुरू करना है बच्चों, देखो आप लोग देखिए क्या हेडिंग पड़ी हुई है, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को लेकर के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर नीति निर्देशक तत्व कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो बच्चों आपके लिए यही रहेगा, नीति निर्देशक तत्व कहते किसे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, आयरलैंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, देश को देखा भी होगा, यूरोप महाद्वीप का भी देश है। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब बच्चों ये होता है किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना हो करके संपूर्ण जनता का कल्याण हो, संपूर्ण जनता के लिए कार्य किया जाए। ठीक है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। ऐसे राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। वही देखो बच्चों लिखा हुआ, कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना होकर संपूर्ण जनता का कल्याण होता है। इस तरह संपूर्ण जनता को केंद्र मानकर जो राज्य करता है वही कल्याणकारी राज्य है। ठीक है ना, यानी कि संपूर्ण जनता को केंद्र हमने मान लिया, अब उसी केंद्र के लिए जो राज्य कार्य करेगा उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए निर्देश होते हैं। ठीक है, और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। क्यों? नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए निर्देश है, तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगर बच्चों बात की जाए तो जरा देख लेते हैं आर्टिकल 36 यानी 3636। इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। आखिर राज्य क्या है? तो राज्य की परिभाषा में हम लोग बात करें, भारत सरकार या संसद, राज्यों की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय सरकार और कोई भी ऐसा संगठन या संस्था जो सरकार के अंदर कार्य करती है, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आती है? राज्य के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल 36 में ही राज्य की परिभाषा का वर्णन हमें मिलता है, किसे कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला आर्टिकल 37 ये कहता है नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय की शरण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य को दिए गए निर्देश हैं और कुछ ना कुछ जरा सा राज्य ने गलती की तो हम लोग ऐसे तो दिन भर कोर्ट में फिर खड़े रहेंगे। ठीक है, आपके मन का काम नहीं हुआ, आप कोर्ट में चले जाओगे। तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व का अगर हनन होगा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, जबकि मौलिक अधिकार में जा सकते थे। क्लियर बच्चों? अगला अनुच्छेद 38 की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या क्या नीतियां अपनानी है, कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे संपूर्ण जनता का कल्याण हो, ऐसी नीतियों को हम लोग क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी नीतियाँ कहते हैं, लोक कल्याणकारी नीतियाँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बात करें अगर तो ज़रा देखो, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 को लेकर के। अनुच्छेद 39 को तो ये क्या कहता है? राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है, ताकि लोगों की जीविका आगे चल सके। जो भी राज्य से बन सकेगा ऐसा राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा
और धन का वितरण समान हो। अब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और धन का वितरण भी क्या हो, समान हो, समान हो। क्लियर बच्चों? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला आपका है अनुच्छेद 40 और ये किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो ये हमारा किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से। ठीक है, इसमें बताया गया राज्य को निर्देश दिया गया क्या, कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ये राज्य को दिया गया क्या है, निर्देश है। यानी कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा, जैसे गांव के लिए ग्राम पंचायत, शहर के लिए नगर पालिका, इन सभी चीज़ों का गठन करने का प्रयास कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो 40 है बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और ये एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है। आर्टिकल 40 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 40 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आगे की अगर बात करें तो अनुच्छेद 41 क्या है, तो अनुच्छेद 41 की अगर बात करें तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना है। ठीक है, तो इसका मतलब राज्य से कहा गया है आपको बेरोजगारी के लिए कार्य करना होगा। अगर बुढ़ापा है किसी व्यक्ति को तो उसके लिए कुछ साधन ढूंढने होंगे। बीमारी अगर किसी को हो रही तो आपको अस्पतालों की व्यवस्था करनी होगी। अगर कोई विकलांग है तो इन सबके मामले में कार्य करना पड़ेगा। और शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए राज्य अधिकार सुरक्षित करेगा और शिक्षा पाने के लिए भी कार्य करेगा। ये राज्य की क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 42, तो आर्टिकल 42 क्या है, ये आर्टिकल 42 कहता है राज्य प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल और मानवोचित दशाओं में कार्य करना पड़े। मतलब जैसे कोई सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, तो उस सोसाइटी से जैसे ही हम लोग बाहर निकले, आप निकलो, बढ़िया मार्केट होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने के साधन बढ़िया होने चाहिए। ठीक है, और बैंक बहुत थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए, लंबा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वही शब्द देखिए लिखा हुआ है। और दशाएं कैसी, अनुकूल और मानवोचित, मतलब मानव के लिए उचित अवस्थाएं हो, दशाएं हो, मानवोचित अवस्थाओं में ही। ठीक है, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, दशाएं अच्छी हो और उस दशाओं में व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा शब्द लिखा हुआ है स्त्रियों को प्रसूति सहायता, मतलब ये है कि गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर बात की जा रही कि गर्भवती महिलाओं के लिए राज्य क्या क्या करेगा। तो गर्भवती महिलाएं जितनी भी है उनके लिए राज्य कुछ रुपए भी देता है, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था करता है, डॉक्टर, एम्बुलेंस, सब काय की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर प्रसूति सहायता का मतलब बच्चों यहाँ पर है गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है बच्चों, ये मतलब है गर्भवती महिलाओं के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला है अनुच्छेद 43। ठीक, अब अनुच्छेद जो 43 है ये प्यारे बच्चों क्या कहता है और आखिर ये अनुच्छेद क्या कहना चाहता है। तो आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य को निर्देश ये दिया गया कि जितने कामगार लोग हैं,
परोपकार करने वाले लोग हैं उनको जो जीवन स्तर दिया जाए वो बेहतर दिया जाए, उचित दिया जाए, और कम से कम इनको इतनी मजदूरी मिले कि उनका जीवन यापन कर सके, चल सके। तो ये आर्टिकल 43 आप देख सकते हो, कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का क्या प्रयास करेगा। तो ये बच्चों आर्टिकल 43 में इतनी बात कही गई। और एक चीज़ और है, ग्रामीण में बच्चों यहाँ पर होगा गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो गांव में जो कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं, छोटे मोटे स्तर पर जो उद्योग चलाए जाते हैं, ठीक है, इन उद्योगों को जब बढ़ावा मिलेगा तो लोगों के पास रोजगार होगा, और रोजगार बार होगा तो लोगों का जीवन जो होगा वो उचित और बेटर और अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो वही बच्चों इस आर्टिकल 43 में बात लिखी हुई है, एक उचित जीवन स्तर और गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक, अगला अनुच्छेद 44 ये बच्चों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत आता भी है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। ठीक है, कि जितने भी देश में नागरिक हैं उनके लिए एक समान सिविल सहायता हो, मतलब कि शादी विवाह के नियम समान हो, वसीयत के नियम समान हो, कानून सभी के लिए समान हो। ये सभी बातों को लेकर के यहाँ पर बताया गया सिविल सहायता, इन सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था की जाए। और इसके लिए बच्चों विधेयक चल रहा है, अगर वो पास हो जाता है तो देखते हैं सभी नागरिकों के लिए एक नियम एक समान सिविल सहायता होगी, अलग अलग सभी के लिए नहीं होगी। ठीक है, हिंदू में जो विवाह है वो सभी में एक समान रहे। ठीक, ये जो अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही, वसीयत भी सभी में समान रहे, लड़का हो चाहे लड़की हो सभी के लिए समान रहे। तो वही शब्द लिखा हुआ है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, और ये आर्टिकल 44 में बच्चों में दी गई है, आर्टिकल 44 में, और आता भी बहुत है ये। ठीक है बच्चों, अगला अनुच्छेद 45 की बात करें तो कहता राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है, ये कहता है राज्य जितने भी 14 वर्ष तक के बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। और अब मैंने आपको मौलिक अधिकार में भी बच्चों आर्टिकल 21 का में पढ़ाया था, क्या 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा। और यहाँ पर भी है, राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखना आर्टिकल 45। तो अभी तक 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे, एक 40 और दूसरा कौन सा 45 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर बच्चों, आगे बात करें तो आर्टिकल 46 बच्चों क्या कहता है, ये कहता है राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों एससी और एसटी और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो इसका मतलब समाज के जितने कमज़ोर वर्ग हैं, एससी एसटी और अन्य जो कमज़ोर वर्ग हैं, एससी के लोग पहले क्या थे, गांव में रहते थे, एसटी के लोग जंगल में पहले रहा करते थे, तो इन सभी को ऊपर लाने के लिए इनको भी समाज में एक स्तर प्रदान हो, ये भी समाज में आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, और जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं इनके आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन, राज्य। राज्य क्यों करेगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को ही दिए गए निर्देश हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, जितने भी कमज़ोर वर्ग समाज के कमज़ोर वर्ग एससी एसटी और अन्य जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ये बात बोली गई है आर्टिकल अनुच्छेद 46 में। क्लियर बच्चों, अगला हम लोग बात करें अनुच्छेद 47 क्या कहता है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ठीक है, तो खाने पीने में स्वादिष्ट भोजन मिले, पोषाहार स्तर अच्छा रहे, और लोक स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा, शराब बंद हो जाए, गुटखा बंद हो जाए, सिगरेट बंद हो जाए, अफीम बंद हो जाए, चिलम बंद हो जाए, तभी लोगों के स्वास्थ्य में क्या हो पाएगा, सुधार हो पाएगा। तो लोग स्वास्थ्य में, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य रहेगा, तो ये राज्य की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है,
और इनके पोषाहार स्तर और इनके जीवन स्तर को ऊंचा भी करना रहेगा। तो ये सब जिम्मेदारी किसके लिए रहेगी? राज्य की होने वाली है, और राज्य इनके लिए प्रयत्न करेगा। और राज्य कहता हम कर तो रहे हैं भाई प्रयत्न, जितना हमसे बन रहा है। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें अनुच्छेद 48, ये क्या है? तो ये कहता है कृषि और पशुपालन संगठन। तो कृषि के लिए राज्य क्या कर रहा? सड़कें बनवाए, अच्छी बिजली की व्यवस्था करे, पानी की, खाद्य की व्यवस्था अच्छी करे, आवागमन का अच्छा साधन हो। पशुपालन का संगठन यानी पशु जो पाले जाते हैं उसके लिए गौशालाएं बनाए, उनके खाने की व्यवस्था करें, उनके सभी चीज़ों की व्यवस्था करें। तो ये सब राज्य को दिए गए निर्देश हैं। और तभी आप याद करो लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, तब कहीं लोक कल्याणकारी राज्य हमारा बन पाएगा। ठीक है। तो कृषि और पशुपालन के संगठन के लिए राज्य कार्य करेगा और राज्य की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक। तो ये बात बच्चों आर्टिकल कौन सा बोलता है? आर्टिकल 48 ये बात बोलता है, और ये राज्य की जिम्मेदारी रहने वाली है। आगे अगर बात करें तो अगला देखो बच्चों, अब आप देखिए जरा। तो अगला जो आर्टिकल 48 का, और इसके बाद 50 और 51 और इससे पीछे वाला जो आर्टिकल बच्चों आप देख रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। ये आर्टिकल स्टार लगा लो और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। अगला हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 48 का, और ये क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप पर्यावरण का संरक्षण करें और वन्य जीवों की रक्षा करें, जीवों को मारे नहीं, पर्यावरण को बनाकर रखें, पेड़ पौधे लगाएं। अगर वन कट जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करें, और रक्षा करने के साथ साथ इनके लिए कार्य भी करें। तो ये राज्य को दिया गया क्या है? निर्देश है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की क्या करना? रक्षा करना। अगला अनुच्छेद 49 की अगर बच्चों बात की जाए तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या करना? संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इनको संरक्षित रखें, इन पर ध्यान दें। ये सब हमारे चीज की धरोहर हैं, लोग इनको दूर दूर से देखने आते हैं। तो राज्य को दिया गया ये क्या है? निर्देश है। ठीक है। अगला बच्चों बात की जाए अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है बच्चों। पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना, मतलब कि पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही थी, लेकिन ये जो आर्टिकल 50 है इसमें कहा यह गया कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले एक थी, अब कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पकड़ने वाले भी हम ही और सजा दिलाने वाले भी हम ही। तो इसका मतलब हम दिखावा में पकड़ लाएंगे, बाद में उनको छोड़ देंगे। इसलिए कार्यपालिका अब अलग रहेगी और न्याय जो करेगा वो अलग रहेगा। तो ऐसे क्या होता है, कुछ लोगों को जो अपराध करते हैं उनको क्या सजा मिल जाएगी। तो इसलिए आर्टिकल 50 ये कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या पृथक्करण यानी अलग होना चाहिए। अगला अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो यानी राज्य से कहा गया है कि अगर देश विदेश स्तर पर कोई भी संधि होता है, कोई समझौता होता है, कुछ भी होता है, तो राज्य से बोला गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बना के रखें, उस संधि या समझौते का उल्लंघन ना करें। ठीक है। जब आप उल्लंघन नहीं करोगे तो जो आपने बोला कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तब ये लोक कल्याणकारी राज्य बन पाएगा। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संधि अगर समझौता हो तो राज्य को मानना पड़ेगा और राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य इसका उल्लंघन ना करे। अगर उल्लंघन करेगा तो फिर कैसे बनेगा? क्योंकि राज्य को दिए गए ही क्या निर्देश और नीति निर्देशक, जिनका अर्थ है लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है? स्थापना करना है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने देखे नीति निर्देशक तत्व, जिसमें से हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल जो आपको तैयार करना है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर स्टार लगा है अनुच्छेद 40, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों रहेगा और ये बहुत आता है ग्राम पंचायत। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं
अगला जो आर्टिकल रहने वाला है 144 एक समान सिविल सहायता, ये बहुत आता है एग्जाम में। इसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें अनुच्छेद 48 का और 50 और 51, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों ने देखा नीति निर्देशक तत्व की क्लास, जिनका उद्देश्य क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना था। तो अब आप विशेष ध्यान रखना, इन आर्टिकल को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन्हीं आर्टिकल में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इनका उद्देश्य आप लोग विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों ने देखा, अच्छे से समझा। कल फिर हम लोग एक नए क्लास के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।